रेक्टेंगल को हम लोग पढ़ेंगे। रेक्टेंगल को हम लोग हिंदी में आयत कहते हैं, और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके क्वालिटीज होती है और क्या नहीं होती है, वो चीज़ें समझेंगे। अगर सबसे आसानी से आपको रेक्टेंगल को समझना है तो आप इतना समझ लो कि जो पैरेललोग्राम होता है वही रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, हम लोग पढ़ते हैं। बस इस पैरेललोग्राम को ऐसे टेढ़ा है, इसको सीधा कर दो, इसको सीधा कर दो, तो रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये थीटा होता है, ये 180 माइनस थीटा होता है। अब हमने क्या किया, वो टेढ़ा था, हमने इसे सीधा कर दिया, वो ऐसे 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 था, वो हमने उसे सीधा कर दिया। सीधा किया तो ये 90 90 बनने लगता है। तो ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको पता है उसमें एक चीज, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यहां पे भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो इसके आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर और समानांतर होती है। आपको पता है कि जो उसका डायगोनल होता है वो वर्टिकल एंगल को, वर्टिसेस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। तो इसका भी जो डायगोनल होता है वो इसके वर्टिसेस एंगल को, वर्टिकल एंगल को या वर्टेक्स एंगल के, एंगल ऑफ वर्टेक्स जो भी बोलना चाहो बोल दो। कभी एंगल ऑफ वर्टेक्स लिखा रहेगा, कभी वर्टिकल एंगल लिखा रहेगा, कभी वर्टिसेस लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा उसको भी दो पार्ट में डिवाइड नहीं करता। ये अलग अलग एंगल है। अगर ये अल्फा है तो ये मेरा अल्फा हो जाएगा, अगर ये बीटा है तो ये मेरा बीटा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये अल्फा बराबर बीटा करोगे तो स्क्वायर फॉर्म होने लगेगा। अगली चीज, डायगोनल डिवाइड्स रेक्टेंगल इन इक्वल एरिया। जैसे आप पढ़े थे कि यहां पर जो इसका डायगोनल होता है उसे इक्वल एरिया में बांटता है, वैसे ये भी 4 इक्वल एरिया में बांटता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और, इसके भी डायगोनल आपके 90 पे कट नहीं करते। डायगोनल डू नॉट कट एट 90। जैसे आपके पैरेललोग्राम में डायगोनल 90 पे कट नहीं करते, वैसे यहाँ पे भी 90 पे कट नहीं करते। जैसे आपके पैरेललोग्राम में आपको पता है कि बट जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब जो डायगोनल का आधा आधा लेंथ होता है कटता है। वैसे यहाँ पे भी आपके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल डिवाइड रेक्टेंगल इन इक्वल एरिया, डायगोनल डिवाइड रेक्टेंगल इन इक्वल एरिया, 2 बार लिख दिया गया। अपोजिट साइड है पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ऑलमोस्ट सारी बातें बता दिया। साथ के साथ ये भी याद कर लेना, डायगोनल आपको इक्वल एंगल में नहीं बांटता है, डायगोनल 90 पे कट नहीं करता है। 2 चीजें और एक्स्ट्रा था। आगे हम लोग सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है ना वो L इंटू बी आता है, और जो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आता है वो 2 इंटू एल प्लस बी आता है, 2 इंटू एल प्लस बी आता है। क्लियर है? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है रेक्टेंगल का और बहुत आसान होता है, सारी चीजें आप लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, और ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा पेपर में। आपको याद नहीं है तब भी सॉल्व हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। इसका ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इमेज कुछ ऐसा फॉर्म होता है इसका, और ये यूके के फ्लैग के तरह दिखता है, इस वजह से इसका नाम ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम है। आपको मन करता है थोड़ा बहुत फिगर बदल दो और अपने देश का नाम रख देंगे, या फिर कुछ ना किसी राज्य का तो नाम रख ही देंगे। ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूं, समझना। इसलिए बोला ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कि आप इसको प्रूफ कर सकते हो हर वक्त, तो मैं आपको प्रूफ करके समझा देता हूं जिससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। कहानी क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर, जो पॉइंट रेक्टेंगल के कहीं पे भी है, रेक्टेंगल के अंदर है कहीं पे भी है, वो यहां पे हो सकता है तो ऐसे फिगर फॉर्म होगा, और रेक्टेंगल के यहां पे हो सकता है तो ऐसे फिगर फॉर्म होगा। देयर इज अ पॉइंट एनीवेयर इन द रेक्टेंगल, तब आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम वहीं से बना है। हमने मान लिया कि जो पॉइंट है वो ये P है, उस P पॉइंट से सारे वर्टिसेस को हमने मिला दिया, ABCD। तो जो रिलेशन आता है कि AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर बराबर DP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, अपोजिट के स्क्वायर का सम। कैसे आता है सेकेंड्स में प्रूफ कर लेंगे। एक आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और एक आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और एक आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे।
और यहां से ये प्रूफ होके निकल के आ जाएगा। सिंपली इसी तरीके से ये प्रूफ होके आता है और कोई इसका बहुत कठिन तरीका नहीं है, यही एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप इसे ए ले लोगे तो ये भी आपका ए हो जाएगा, और इसे अगर आप बी ले लोगे तो ये भी आपका बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इसका लेंथ हो गया। अगर आप इसे सी ले लोगे तो ये भी आपका सी हो जाएगा, अगर इसे डी ले लोगे तो ये भी आपका डी हो जाएगा। और इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ से प्रूफ होके चला आता है। तो इसे मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से प्रूफ करना। मैं मेन पॉइंट जो बता रहा हूँ ना, मेन पॉइंट ये है, ये याद रखना बड़ी चीज़ नहीं है, ये याद रहेगा तो आप कर ही ले जाओगे, कोई उतना कठिन वाला चीज़ है नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानते हो क्या है, कि जरूरी नहीं कि पॉइंट इनसाइड ही हो। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम में सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया गया था कि वो पॉइंट इनसाइड है और कहीं पे भी इनसाइड है तो ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन वो पॉइंट आउटसाइड है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट से भी अगर मैं सबको मैच करा दूं, सारे के सारे वर्टिसेस को, तो उस केस में भी अगर मैं इसे P मानूं तो PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होता है PD का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अगर मैं ये बोल दूं कि ये पॉइंट कोई ना कोई साइड पर स्थित है, हो सकता है यहां स्थित है, हो सकता है यहां है, कहीं पे भी, मतलब मैं दो केस एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक केस, पहला केस जो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम है कि पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल, मैंने दूसरा केस बताया पॉइंट आउटसाइड द रेक्टेंगल, इसके लिए भी ट्रू है। और तीसरा केस ये बताया कि पॉइंट एट द साइड ऑफ द ट्रायंगल, पॉइंट अगर साइड ऑफ द ट्रायंगल नहीं, पॉइंट एट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अगर किसी भी साइड पर भी हो, अगर मैं इसे भी मैच करा दूं तो मैं बोल सकता हूं ये P पॉइंट है तो PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होगा PD का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। इस छोटी सी बात को आप ध्यान रखोगे तो आपको चीजें थोड़ी और आसान हो जाएगी। क्लियर है? आसान है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ये चीज। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। याद कर लेना, आप इसको याद कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके प्रूफ करने के 3-4 तरीके हैं, आप एक बार खुद से दिमाग लगाओ। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो किसी दिन लाइव डाउट में मैं करा दूंगा। मैं जानबूझ के छोड़ा हूं, कुछ करना नहीं है आपको, इसमें कुछ करना नहीं है। आप, मैं मिटा दिया हूं, आप अपना दिमाग लगाना। इसमें सिर्फ एक काम करना है, जानते हो क्या आपको करना है? आप यहां से लाइन ड्रॉ करके ऐसे भी सोच सकते हो कि इसे x मान लूं और ये पूरा b है तो इसे b माइनस एक्स मान लूं, और अगर मैं इसे y मान लूं तो ये पूरा l है तो इसे l माइनस वाई मान लूं। ऐसे भी सोच सकते हो। मैं आपको सोचने के लिए छोड़ दिया हूं कि आप इसे सोचो और सोच के पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इक्वेशन को ऐड करो और आपको मिलेगा थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए सीधे हम लोग सवालों पे फोकस करते हैं। रेक्टेंगल के सवाल पे फोकस करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, इफ LBP be the length, breadth and perimeter of rectangle and BLP R in GP होना चाहिए, R in GP then L by B is, then L by B क्या होगा? यदि LBP किसी आयत की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप है और BLP गुणोत्तर श्रेणी में है तो L by B क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है कि BLP GP में है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि अगर आपको पता है कि ABC GP में होता है तो कहानी होता है कि A by B बराबर होगा B by C के, या फिर आप बोल सकते हो B स्क्वायर बराबर होगा AC के। तो यहां पे बोला है BLP GP में है तो यू कैन इजीली से कि L स्क्वायर बराबर होगा B इंटू P के। ये आपने कंक्लूड कर दिया एक लाइन में, कैसे आया आप समझ गए होंगे, लिख लेना L स्क्वायर बराबर होगा B इंटू पी के। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बोला है कि इफ LBP बी द लेंथ एंड ब्रेथ एंड पेरीमीटर, आपको अभी पढ़ा है पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो अगर मैं पेरीमीटर को लिखूं तो ये क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। अब मुझे अगर मैं बोलूं कि एक काम करते हैं सर, किसी ने बोला क्या काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कर दो।
p बाई 2 का स्क्वायर होगा पी स्क्वायर अपॉन, अच्छा p को क्या लिख सकते हैं, p को लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन बी, स्क्वायर करने की नीड नहीं है, p को लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन बी, हमने p के जगह पे एल स्क्वायर अपॉन बी लिख दिया। ये बराबर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। अगर मैं इस b को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 2 एल बी प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। अब मैं अगर बोलूं इस 2 एल बी को इधर लाऊं तो एल स्क्वायर माइनस 2 एल बी। अगर मैं दोनों तरफ बी स्क्वायर जोड़ दूं तो ये 3 बी स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर माइनस 2 एल बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। ये क्या आएगा, एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर। एल माइनस बी बराबर √3 बी। एल बराबर बी कॉमन कर लो √3 प्लस 1। एल अपॉन बी बराबर आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 1। एल अपॉन बी बराबर आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 1। तो जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा √3 प्लस 1 अपॉन 1 एल बाई बी का वैल्यू। आप ये सवाल आपके एसएससी का आया हुआ सवाल है और बढ़िया सवालों में से एक है। ऐसे सवालों को करने में थोड़ी कठिनाई आपको होगी। चलो अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने का कोशिश करो, ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज 2 एंड बी डी बराबर है डी के, मतलब ये जो लाइन है बी डी वो बराबर है इस डी के, ये 1:1 में है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अगर याद होगा तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूं। एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट, एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर ये मेरा 1:1 है, अगर मेरा साइड 1:1 है तो मेरा एरिया भी 1:1 होगा। सिर्फ ये एक के लिए नहीं ट्रू है, अब ध्यान रखना। ये आपका अगर ये 2:3 है तो मेरा एरिया 2:3 होगा। अगर ये 10:13 है तो एरिया भी 10:13 होगा। फॉर एवरी रेशियो, अगर आपका बेस का रेशियो दिया हुआ है और उसका परपेंडिकुलर सेम है, उसका हाइट सेम है, तो जो आपका बेस का रेशियो होता है वही आपका एरिया का रेशियो होता है। हमने ये चीज पढ़ लिया। हमने सर एक चीज और पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का डायगोनल इसे इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अगर इसे काट दो तो ये चारों के चारों इक्वल एरिया में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि एबीसीडी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल 1 है, मतलब जो मेरा बीडीसी का क्षेत्रफल होगा वही मेरा एबीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल होगा। बोलोगे जी सर। अब हमसे बोला गया पूरे का क्षेत्रफल 2 है, तो मेरा 1 इसका क्षेत्रफल है और 1 इसका क्षेत्रफल है, आधा आधा। अब मुझसे साथ के साथ बोला गया एक कॉन्सेप्ट और, वो लाइन ये है कि मेरा बीडी बराबर है डी के। अब मैं फोकस कहां करूंगा, मैं फोकस इस पे करूंगा। देखना कहां फोकस है मेरा, मेरा फोकस ए बी ई ट्रायंगल पे है, जिसमें ये लाइन ड्रॉ कर दिया गया। और जो मेरा ई से लेकर बी तक है ये क्या है, एक बेस है। और जहां पे पॉइंट डी है और ये दोनों 1:1 में है। अब अगर ये 1:1 में है तो इसका एरिया भी 1:1 में होगा। जी सर। मेरा जो एरिया ए बी डी का होगा वही एरिया ए डी ई का होगा। जी सर। तो अगर ए बी डी का एरिया 1 है तो ए डी डी का ए डी ई का भी एरिया, ए डी ई का भी एरिया, ए डी ई का भी एरिया 1 ही होगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट, बेस्ट कॉन्सेप्ट। एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट से आपके एक सवाल ये और एक सवाल सीपीओ का आया हुआ, पहले उसी को निपटा दे क्या? चलो उसको इसके बाद निपटा देंगे, उसको इसके बाद निपटा देंगे, इसको करेंगे एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट से। चलो मैं आपको छोटी सी चीज सिखाता हूं, उसके बाद इनको निपटाएंगे, उसको भी निपटा देंगे, इसको भी निपटा देंगे। एक पॉइंट है, मान लो ये चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी चीज के लिए ये सही है। हमने ये पॉइंट बनाया, मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहां पर और इससे इसे मिला दिया और इससे इसे मिला दिया। अभी आपको जब मैं 2D मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे थोड़ी चीजें ये फिर से रिवीजन हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा L है और ये मेरा B है, तो आप क्या बोलोगे? जो मेरा इस ट्रायंगल का एरिया होगा ना, ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा।
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे हो रहा है ध्यान दो। अगर मैं बोलूँ ये मेरा एल है तो इसका परपेंडिकुलर बी होगा, हाइट बी होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 LB। तो जो अगर मान लो पॉइंट दे दिया ए बी सी डी और ये पॉइंट पी है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी पी सी, बी पी सी, एरिया ऑफ बी पी सी। क्या आपको इस बात से कंफ्यूजन है? नहीं। ये बात तो आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल बीपीसी का एरिया है वो आधा है रेक्टेंगल एबीसीडी के एरिया के। जी सर। या फिर आप बोल सकते हो आधा है 1/2 LB। ये बड़ी चीज नहीं है, ये सबको दिख जाएगा इजीली। जानते हो मेन पॉइंट क्या है? अगर ये रेक्टेंगल एक है और ये बीपीसी आधा है, तो जो ये बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, ये जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है दोनों, ये भी मिलके तो आधा होंगे। अगर ये आधा अकेले है तो ये मिलके भी तो आधा होंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो जो बचे हुए रेस्ट पार्ट है उनका एरिया भी आधा होगा रेक्टेंगल के एरिया का। अगर ये आधा है तो ये दोनों मिलके आधा होंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि पॉइंट यहीं हो, ये पॉइंट यहां भी हो और ऐसे फोटो बने तो भी ये आधा होगा पूरे रेक्टेंगल का। अगर ये पॉइंट यहां हो, ऐसे रेक्टेंगल बने, ऐसे ट्रायंगल बने तो भी ये आधा होगा। किसी भी पॉइंट पर मैं बना दूं ट्रायंगल तो वो सब के सब आधा ही होगा, वो सब के सब आधा ही होगा। किसी भी पॉइंट से बना दूं, चाहे इस पॉइंट से, 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 किसी भी पॉइंट से बना दूं तो आधा ही होगा पूरे रेक्टेंगल के एरिया का। और जरूरी नहीं फोटो ऐसा हो, ये फोटो ऐसे भी हो सकता है। ध्यान रखना, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूं, एक एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट सिखाया था और एक ये। चलो एक सवाल पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये नहीं है, ये है ना। उसे दो सवाल है हमारे साथ। इधर ये है, इन द बिलो डायग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल जहां पर AE बराबर है 2EF बराबर है 3FB। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू दैट ऑफ द ट्रायंगल CEF। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और CEF के एरिया बताना है। सोचो, पहला काम है कि सर जो AE, EF, FB है ना, इसका थोड़ा रेशियो लिख दीजिए, ज्यादा आसान होगा चीजें करने में। हमने रेशियो लिख दिया। आपको लिखने सिखाया गया है कि अगर A बराबर 2B बराबर 3C होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा संख्या से डिवाइड कर देते हैं जिससे तीनों के तीनों कट जाए। हमने सबको 6 से डिवाइड कर दिया, तो एक ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। 6:3:2, 6:3:2 हो जाएगा। वैसे ही AE बराबर 2, EF बराबर 3, FB था, मतलब AE हो जाएगा 6 यूनिट, AE हो जाएगा 6 यूनिट, EF हो जाएगा 3 यूनिट और FB हो जाएगा 2 यूनिट। 6:3:2 हो जाएगा। जब आयत और त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब मेरे से कोई बोले तो मैं अगर इस लाइन को ऐसे मिला दूं तो मैं इतना बोल सकता हूं कि जो मेरा CFB का एरिया होगा 2 यूनिट होगा, जो मेरा CFE का एरिया होगा वो 3 यूनिट होगा, और जो मेरा DEA का एरिया होगा वो 6 यूनिट होगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? हमने D से E को मिला दिया, फिर हमने DAE, CEF और CFB तीनों का एरिया का रेशियो हमने लिख दिया, तीनों का एरिया का रेशियो हमने लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल सकता हूं इजीली, कि जो DEC है, जो CED है, सर ये CED को देखा देखा सा नहीं लग रहा है? हाँ, ये सर CED क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब मेरा अगर ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा तो ये तो ठीक है, ये इजीली मैं देख पा रहा हूं कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है। मुझे जो देखना है ना कि जो रेस्ट पार्ट बचता है ना
जो रेस्ट पार्ट बचता है वो आधा होता है। मतलब जो रेस्ट पार्ट बचा है रेक्टेंगल का, 6 + 3 + 2, तो 6 3 9 2 11, ये जो है ना हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये भी है 6 3 9 2 11, मतलब जो 11 यूनिट है ये भी तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है जी सर। तो अगर ये 11 है तो मेरा जो होगा ये बचा हुआ रेस्ट बीच वाला भी 11 यूनिट ही होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा 11 11 22, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 22। और मुझसे कोई पूछा है कि एरिया ऑफ सी ई एफ, तो ये 3 हो जाएगा, 22:3, 22:3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है तो बताइए। पेपर का है वो सवाल है। इन द गिवन फिगर EADF is a rectangle and ABC is at triangle whose vertices lie on the side of EADF। AE बराबर है 22, B बराबर है 6, CF बराबर है 16, BF बराबर है 2, तो ये 6 2 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। और ये इतना यहाँ से यहाँ तक 16 है और ये पूरा 22 है, तो बचा हुआ 6 हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा 6 और 8 हुआ, मुझे कोई AC का लेंथ पूछे, मैं इजीली बोल दूंगा 10 होगा, 6 8 10 ही ट्रिपलेट। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ AB एंड BC। उस लाइन का, रेखा का लंबाई बताएं जो भुजा AB और BC के मध्य बिंदुओं को मिला रहा है। मान लिए AB का मध्य बिंदु ये है, BC का मध्य बिंदु ये है, कुछ ऐसे ही होगा। इसका लेंथ बताना है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता हो तो इसके मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए, तो अगर ये 2 होता है तो ये 1 होता है, मतलब इसका आधा ये होता है। तो अगर ये पूरा 10 है तो इसका आधा 5 होगा, तो मिलाने वाली रेखा जो होगी उसका लेंथ 5 होगा। कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी तो नहीं है ना, होना ही नहीं चाहिए। इन्हें करो। O is a point situated inside a rectangle of ABCD। पेपर का है वो सवाल है। If OA, OC, OD are 6 8 6 respectively, then find the value of OB। कैसे करोगे सर? सिंपल सा सवाल है कि मैंने जैसे पढ़ा, मुझे मेरे दिमाग में पहले फोटो बनाऊंगा कि मान लेते हैं कोई रेक्टेंगल A, B, C और D है। हमसे बोला है कि O जो है सिचुएटेड है इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल। हमसे बोला है OA जो है 6 है, OC जो है वो 8 है, OD जो है वो मेरा क्या है, OD भी 6 है, तो OB का लेंथ क्या होगा बताइए, बताइए भाई बताइए। सर बहुत सिंपल सा है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर बराबर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर से 6 के स्क्वायर गया तो x की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 8 होगी। इसे करो, इस सवाल को करिए। ये सवाल किसी पेपर का है वो नहीं है, बढ़िया सा सवाल है, करने की कोशिश करना। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल इफ DP बराबर 8 सेंटीमीटर, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, PC परपेंडिकुलर टू DB, PC जो है वो DB पे परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है कि AP की लंबाई क्या होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो लेंथ ऑफ BD का स्क्वायर आता है ना, वो बराबर होता है AD इंटू DC के। AD इंटू DC के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं BD का स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू DC के, तो आप इजीली बोल सकते हो कि मेरा क्या है, ABCD में लेंथ ऑफ DP दिया गया है 8, PB दिया गया है 2, 8 गुणा 2 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा इसका लेंथ।
क्या अगर मैं आपको बोलूं बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर इसका लेंथ 8 है, इसका लेंथ 2 है, तो जो आएगा सीपी का स्क्वायर बराबर आएगा डीपी इंटू पीबी आएगा। सीपी मतलब 4 का स्क्वायर, सीपी मतलब सीपी का स्क्वायर तो निकालना ही है, सीपी का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 2 आएगा, तो सीपी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4 आएगा। सीपी का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4 आएगा। इजीली बोल सकते हो। अब आप यहाँ पे फिर से आप ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लगा दो। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम आपको मने तो लगा दो कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब डीपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर बराबर होगा सीपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 8 8 64 और 64 और 4 68, 68 से 4 का स्क्वायर 16 घटा दो तो ये एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 52 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर है 2 रूट 13, एक्स बराबर है 2 रूट 13। क्या आपको चीजें क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है या फिर कोई दिक्कत है? सर हमें तो कोई समस्या नहीं है। तो चलो कोई समस्या नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। बोला है कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। अगर एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जहां पर पीसी 9, बीपी 15 और एबी 14 दिया हुआ है, तो आपको एपीबी में रिलेशन बताना है। बताइए कैसे होगा? जहां पर पीसी 9, हमने पीसी को 9 देखा, ठीक है। अगर ये पीसी 9 है तो ये बचा हुआ पीडी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 14 तो ये भी 14 चाहिए। आप एक ट्रिपलेट का नाम सुने होंगे जिसका नाम है 9 12 15। ये 15 है, ये 9 है तो ये 12 होगा, ये 5 है और आपको पता है कि इसके बारे में और इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब आपने बीसी को 12 निकाला तो ये ऊपर भी 12 हो गया। अब ये 5 है, ये 12 है तो ये बचा हुआ 13 हो जाएगा। अगर मैं सर एपीबी ट्रायंगल को देखता हूं तो मुझे एपीबी ट्रायंगल का तीनों लेंथ 13 14 15 मिल रहा है। और आप ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है कि लार्जर एंगल लार्जर साइड के सामने होता है और शॉर्टर एंगल शॉर्टर साइड के सामने होता है। अगर मेरा सबसे बड़ा साइड ए है तो सबसे बड़ा एंगल अल्फा होगा, और सबसे छोटा साइड सी है तो सबसे छोटा एंगल गामा होगा। अगर मैं बोल दूं कि मेरा साइड ए ग्रेटर है साइड बी और ग्रेटर है साइड सी, तो ए के सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा बी के सामने वाले एंगल और ग्रेटर होगा सी के सामने वाले एंगल। मैं साफ साफ देख रहा हूं अल्फा के सामने 15 है, बीटा के सामने 14 है, गामा के सामने 13 है, तो अल्फा ग्रेटर होगा बीटा और ग्रेटर होगा गामा, क्योंकि 15 ग्रेटर है 14 ग्रेटर है 13। अल्फा ग्रेटर होगा बीटा और ग्रेटर होगा गामा। क्या आपको चीजें क्लियर है? क्या आपको चीजें क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी कौन सा तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर याद कर लो कि पैरेललोग्राम में मैंने एक चीज पढ़ाया था कि जब भी ऐसा फिगर है तो आप ध्यान रखना ये 2 ये 2 ये 1 ये 3 होता है। याद है? प्रूफ भी कराया था मैंने साइन वाला कॉन्सेप्ट लगा के 1/2 AB साइन थीटा 1/2 AB साइन थीटा 1/2 AB साइन थीटा। सेम चीज है, बस इसमें क्या था, उसमें ऐसे टेढ़े फिगर थे पैरेललोग्राम टाइप, यहाँ सीधा है रेक्टेंगल। क्लियर है? जी सर। बोला है इन अ फिगर देखो ये छोटा सा बोर्ड है, मतलब ये 75 इंच का बोर्ड है, तो मैं बार बार फील करता हूँ मैं इसके पहले जब भी पढ़ाता था 86 इंच के बोर्ड पे पढ़ाता था, तो वो बोर्ड मेरे लिए मतलब इनफ होता था। मैं भी थोड़ा लंबा हूँ, जगह लेता हूँ अच्छा खासा। अब हमें लगता है वो वाली बोर्ड होती तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से लिख के समझाता। कुछ दिन में वो वाली बोर्ड हम लोग लगवाने का प्लान कर रहे हैं, वो बोर्ड लगाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा और स्पेसियस हो जाएगा, चीज़ें दिखेगी थोड़ी ज़्यादा। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, अब मैं इतना जगह खुद ले लेता हूँ, अब बच गया इधर इतना में क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन होगा, कहाँ से होगा सब? आगे देखो, अब इस सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं दोबारा क्या ही पढ़ाऊं। जाओ पैरेललोग्राम जाके खोलो, ये सवाल मिल जाएगा। आखिरी सवाल यही था पैरेललोग्राम का। तो क्या है, एबीसीडी रेक्टेंगल है, तो जहां पे पी और क्यू मिड पॉइंट है, दिख नहीं रहा है लेकिन मिड पॉइंट ही है।
अगर फोटो ऐसे बना दूं तो मिड पॉइंट दिखेगा, मिड पॉइंट दिखेगा। बोला है मुझसे कि अगर फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शैडो, सैडेड होना चाहिए, सैडेड रीजन टू एरिया ऑफ अनसैडेड रीजन। तो सैडेड रीजन क्या है? 2 1 3 2 5, और अनसैडेड क्या है? 3 5:3। आंसर खुद से करो जाके पैरेललोग्राम से निकाल के। अगले सवाल करो। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पैरेललोग्राम में पढ़ाया था कि अगर आपका कोई पैरेललोग्राम के अंदर एंगल बाइसेक्टर से कट करके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो हमेशा रेक्टेंगल बनता है। सिखाया था ना कि पैरेललोग्राम में फॉर्म होने वाला क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर फॉर्म होने वाला क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है। कुछ याद है? अगर मैं पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर को मैच कराऊं दोनों, तो उसके अंदर रेक्टेंगल फॉर्म होगा, और रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर को मैच कराऊं तो उसके अंदर स्क्वायर फॉर्म होगा। याद है? जी सर। सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो। क्या है सवाल? सवाल है ABCD इज ए रेक्टेंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B मिड सेट पॉइंट R, और C एंड D मिड सेट पॉइंट P, AD एंड QR आर 6 एंड 2। AD 6 है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, QR 2 है, QR 2 है। अब जैसे मुझसे बोला QR 2 है और मुझे पता है कि स्क्वायर है ये, तो सबके सब 2 हो जाएंगे। मुझसे बोला है कि एरिया ऑफ PQRS निकालो, देन फाइंड द लेंथ ऑफ RS। RS का लेंथ बताना है, RS का लेंथ 2 हो जाएगा। अगर एरिया पूछता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, RS का लेंथ पूछा है तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए इस सवाल को करिए। PQRS इज अ रेक्टेंगल, CPO का है वो सवाल है, SSC CPO 2019। PQRS इज अ रेक्टेंगल, T is a point on PQ such that RTQ is an isosceles triangle and PT बराबर 5QT। PQRS is a rectangle और T is a point on PQ, T is a point on PQ such that RTQ, T is a point on PQ ना, हाँ तो अच्छा RTQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। PT बराबर है 5QT के, PT बराबर है 5QT के। अगर QT मेरा 1 है तो ये मेरा 5 होगा, साफ बात है। अगर मेरा x होगा, मान लो ये x होगा तो ये 5x होगा। मुझसे बोला एरिया ऑफ RTQ 12√3 है, RTQ का 12√3 दिया गया। उसके पहले हमसे पता है कि ये दोनों बराबर है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। एरिया ऑफ RTQ होगा क्या? 1/2 x इंटू एक्स, 1/2 एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू खुद बोल रहा है कि 12√3 है। मुझसे पूछा है कि एरिया ऑफ PQRS क्या होगा, तो 5 1 6, 6 हो गया लेंथ, x हो गया QR का लेंथ, तो 6x इंटू एक्स, 1/2 एक्स स्क्वायर का लेंथ दिया हुआ है, और मुझे पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर होगा 24√3, तो मुझे 6x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 गुणा 6 144√3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। देखो अगर आप ज्योमेट्री में देखो तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सबसे सवाल कम आते हैं। अगर आप 2D में जाओगे तो 2D में आपको कुछ सवाल दिखेंगे रेक्टेंगल के, कुछ सवाल स्क्वायर के। ज्योमेट्री में आपको कम दिखते हैं। ज्योमेट्री में इसी वजह से आपको ऐसा ना फील हो कि मैं कम पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये बात बताया। अभी आपको जब 2D पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि मैं खुद देखा यार 33 मिनट में सेशन खत्म हो गया। रिकॉर्डेड पढ़ाता हूँ तो थोड़ी सा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता तो लगभग सवा घंटे पढ़ाता, लेकिन ये रिकॉर्डेड है तो कम टाइम में खत्म हो गया। तो इस बात को आप ध्यान से रखना कि आपको कुछ सवाल अभी 2D में मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।